मोबाइल भी घर पर ही रह गया। जब मैं दोबारा घर की तरफ अपनी बाइक लेकर सड़क पर मुड़ा तो अचानक वही लड़की दिखी। उसने चेहरे पर स्कार्फ बंधा था, लेकिन उसकी वो आंखें सामने से गुजरी। मैंने देखा कि कुछ लड़के अपनी बाइक से उनके पीछे जा रहे थे और उन लड़कों की बुरी नीयत समझने में मुझे देर नहीं लगी। इस कहानी के लेखक है संजय कांबले। सुबह ड्यूटी पर जाने में देर हो गई थी। शायद पिछली रात मैं उस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। इस कारण देर रात तक नींद नहीं आई। उसके चेहरे पर फैला डर, उसकी मुरझाई मुस्कान और उसकी वो कांपती आवाज, ये सब मेरे दिलो दिमाग में घूम रहा था। इसके चलते सुबह उठने में देर हो गई और जल्दबाजी में मेरा मोबाइल भी घर पर ही रह गया। जब मैं दोबारा घर की तरफ अपनी बाइक लेकर सड़क पर मुड़ा तो अचानक वही लड़की दिखी। उसके पिता एक्टिवा चला रहे थे और वो पीछे बैठी थी। उसने चेहरे पर स्कार्फ बंधा था, लेकिन उसकी वो आंखें, मैंने उसे पहचान लिया। जैसे ही उनकी एक्टिवा मेरे सामने से गुजरी, मैंने देखा कि कुछ लड़के अपनी बाइक से उनके पीछे जा रहे थे और उन लड़कों की बुरी नीयत समझने में मुझे देर नहीं लगी। इस घटना को करीब 3-4 दिन हो चुके थे। ज्यादा काम की वजह से घर लौटने में रात हो जाती, जिसके कारण दोस्तों से भी मिलना जुलना कम हो गया था। उस रात भी मैं हमेशा की तरह देर से घर आया। बहुत थका हुआ था। खिड़की से बाहर देखा तो हमारे रोज के ठिकाने पर आज एक भी दोस्त नहीं आया था। सोचा कॉल करके किसी दोस्त को चौराहे पर बातें करने के लिए बुला लूं, लेकिन दिन भर काम की वजह से शरीर इतना थक चुका था कि मैंने खाना खाया और टीवी देखते हुए बिस्तर पर लेट गया। पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। देर रात कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज से मेरी आंख खुली। ऐसा लग रहा था जैसे गली के सारे कुत्ते एक साथ किसी अनहोनी पर रो रहे थे तो कुछ भौंक रहे थे। मैं थोड़ी देर बिस्तर पर पड़ा रहा। सोचा गली में इतने सारे लोग रहते हैं, कोई तो उठकर उन कुत्तों को वहां से भगाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब आवाज कम नहीं हुई तो खुद ही उठकर बाहर जाने का मन बनाया। दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाहर सड़क पर देखा तो एक बिजली के खंभे के नीचे करीब 10-12 कुत्तों का झुंड इकट्ठा होकर भौंक रहा था, जैसे किसी चीज को घेर कर खड़ा हो। पर वहां लगे ट्यूबलाइट को किसी ने पत्थर मारकर तोड़ दिया था, जिस वजह से वहां अंधेरा काफी गहरा था। इसलिए ये साफ नहीं हो पा रहा था कि आखिर कुत्ते किस पर भौंक रहे हैं। शोर काफी बढ़ गया, लेकिन एक भी इंसान उन कुत्तों को भगाने बाहर नहीं निकला। आलसी कहीं के। खैर, पास पड़ा एक छोटा पत्थर उठाकर मैंने उनकी ओर फेंका। कुत्ते एक झटके में वहां से भागे, पर थोड़ी दूरी पर जाकर भौंकना जारी रखा। अब वाकई में मुझे उन कुत्तों पर गुस्सा आ रहा था। मैंने जमीन पर पड़ा एक छोटा पत्थर उठाकर सड़क की तरफ फिर से देखा। तभी मेरी नजर कुछ दूर एक घर की बाड़ पर पड़ी। कुछ तो हलचल हो रही थी। ये ठीक से समझ नहीं आया कि वो कौन था, लेकिन आकार और थोड़ी थोड़ी हलचल से ये साफ था कि वहां कोई तो है। लग रहा था कि वहां उस अंधेरे में किसी की छाया मंडरा रही है। मैंने आगे जाकर देखने का फैसला किया। आसपास के इलाके में वैसे भी चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए सतर्कता जरूरी थी। मैं अपनी आम रफ्तार में मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते हुए चलने लगा। तिरछी नजर से मैं उसी को देख रहा था। मुझे अपनी तरफ आता देख वो भी एक घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अब हमारे बीच 20-25 कदम की दूरी थी, लेकिन दरवाजे की चौखट अंदर की तरफ होने और खंबे पर बिजली की लाइट बंद होने से वहां गहरा अंधेरा था। अब मैं दरवाजे से महज 5 फीट दूर था। मैंने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंधेरे ने उसे अपने में समा लिया हो। मैंने तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसकी तरफ रोशनी डाली। दरवाजे की चौखट पर सफेद LED लाइट की रोशनी पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जो भी था वो शायद पहले ही वहां से भाग गया था। पर कैसे? मैं बिना नजरें हटाए चला आ रहा था। मैं कुछ पल ठहरा, इधर उधर नजरें डाली, लेकिन कहीं कोई हलचल नजर नहीं आई। जिन कुत्तों को मैंने कुछ देर पहले भगाया था, उनमें से कुछ दूर पहाड़ी पर खड़े होकर लगातार रोए जा रहे थे। वीरान रात में गूंजती उनकी आवाज काफी डरावनी सी लग रही थी, जैसे गहरे जंगल के बीच कोई अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो। जरूर वहां कुछ अजीब था,
वरना इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही थी। मैंने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा और टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुत्तों की आवाजें भी धीरे धीरे थम गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के उस गहरे सन्नाटे में केवल रात के कीड़ों की आवाज गूंज रही थी। पल पल खौफनाक होते उस माहौल से मुझे भी अब डर लगने लगा। गहरी सांस ली और घर की ओर लौटने लगा, पर कुछ कदम चलते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। अपने कदम धीमे किए और ध्यान से सुनने लगा। पीछे से आ रही कदमों की आहटें धीरे धीरे करीब आती महसूस हो रही थी। मैं सावधान हो गया। मन में अजीब सी घबराहट थी। हो सकता है ये वही व्यक्ति हो जो छिपकर मुझे देख रहा था। मतलब मेरा शक सही था। कोई चोर उस गहरे अंधेरे में दुबक कर बैठा था। अब वो भागने के लिए जगह ढूंढ रहा है और मेरे घर के भीतर जाते ही भागने की कोशिश करेगा। मैं तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो चोरी के इरादे से आया है तो साथ में जानलेवा हथियार भी लेकर आया होगा। मतलब अगर मैंने लोगों को बुलाने की कोशिश की या कुछ होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो मुझे जान से मारने में भी नहीं कतराएगा। यही सोचकर ही मेरा कलेजा कम उठा और तभी मेरी गर्दन पर हल्की सी सिहरन महसूस हुई। लगा किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रख दिया और एकदम से पीछे खींच लिया। मैंने झट से मुड़कर पीछे देखा पर कोई नहीं था, लेकिन गौर से देखने पर थोड़ी दूर खंबे की हल्की रोशनी में एक धुंधली काली आकृति खड़ी नजर आ रही थी। कोई मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी आकृति अजीब तरह से झुकी हुई थी। उसके दोनों हाथ जमीन तक लटक रहे थे। वो पूरी तरह स्थिर था, लेकिन उसकी रूखी और सख्त लाल आंखें मुझ पर टिकी थी, जैसे मेरे अंदर झांक रही हूं और मेरे दिल में बसे उस डर को महसूस कर रही हूं। वो जो कोई भी था, उसकी मौजूदगी किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी, जो हर बीतते पल के साथ और भी डरावनी होती जा रही थी। मेरे बराबर की ऊंचाई लगभग 6 फीट, पर दुबला पतला शरीर। उस धुंधले काले रंग की आकृति को देख मेरी धड़कनें तेज हो गई, जैसे डर से एक सिहरन दौड़ गई हो। मेरे अंदर की तो ताकत ही खत्म हो गई थी। मैं सन्न होकर सिर्फ देख रहा था कि तभी उस आकृति ने अपना बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाकर एक इशारा किया। वो किसी घर की तरफ इशारा कर रहा था, पर मुझ में ये सब कुछ समझने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस जान बचाकर वहां से भागना चाहता था, पर जैसे किसी ने मेरे पैर कस के जकड़ रखे थे। अब मेरे पास एक ही चारा था, जोर से चिल्लाकर लोगों को बुलाऊं, लेकिन उन कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज से जो लोग बाहर नहीं निकले, क्या उन्हें मेरी आवाज सुनाई देगी? मैं बिल्कुल बेबस था, पर तभी कुछ हुआ। पलक झपकते ही वो डरावनी छवि कहीं गायब हो गई थी। मैं कुछ समझ पाता उतने में कुछ दूर एक घर के बाहर की लाइट शुरू हो गई और घर से कोई बाहर निकला। वो गाड़ी निकालकर कहीं जा रहे थे। मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोककर पूछा, बेटा कोई रिक्शा वाला अभी आ सकता है? हाँ, पर क्या हुआ? पेशेंट को अस्पताल ले जाना है। मैंने एक दोस्त को फोन लगाया और उससे बात करते हुए उनके साथ उनके घर पहुंचा। वो लड़की जमीन पर पड़ी थी। उसकी खोखली आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बेजान बाल और थके हुए चेहरे पर अजीब सा तनाव था। उसकी माँ उसके सिरहाने बैठे धीरे धीरे उसे शांत करते हुए उसकी बेजान पड़ी कलाई को सहला रही थी। प्रिया, चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ ने हमारी तरफ देखते हुए कांपते स्वर में पूछा, गाड़ी का इंतजाम हुआ? उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी माँ और पिता दोनों गुमसुम चिंता में थे। भाई शायद कहीं काम से गांव गया था। मैं वहीं रुक गया, सोचते हुए कि शायद उन्हें मेरी जरूरत पड़े। डॉक्टरों ने जांचें शुरू कर दी थी। शरीर का स्कैन हो रहा था और खून की जांच की रिपोर्ट आने वाली थी। मैं बाहर खड़ा होकर दरवाजे के शीशे से झांक रहा था। प्रिया बेहोश पड़ी थी और लोहे के स्टैंड पर लटकी बोतल से बूंद बूंद ग्लूकोज उसकी नसों में उतर रहा था। उसके सिर के पास एक ईसीजी मशीन की लगातार बीप बीप की आवाज कमरे में गूंज रही थी। आईसीयू कमरे के दरवाजे पर लगे कांच से भीतर के हालात को मैं देखकर जैसे ही मुड़ा, मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने दोबारा भीतर झांक कर देखा तो कमरे के एक कोने में हल्की हलचल महसूस हुई। ठीक उस छोटी सी मेज के पास
जहां दवाइयां रखी हुई थी। मैं ठिठक गया। एक ठंडी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने भौहें सिकोड़कर उस ओर ध्यान से देखा। वो आईसीयू के कमरे के दाहिने कोने में एक छाया सी खड़ी थी। डॉक्टर या नर्स का वहां होना संभव नहीं था, लेकिन वो छाया बिल्कुल स्थिर, गंभीर और भूरे रंग की थी। मैंने बेंच पर बैठे उसके पिता को बुलाया। अंकल, बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने इशारे से कहा। क्या आपको उस कोने में कुछ नजर आ रहा है? वो थोड़ा हैरान हुए और भीतर झांक कर देखने लगे। किस कोने में? मैंने दोबारा शीशे के पार झांका, पर वो छाया अब नजर नहीं आ रही थी। मैं कुछ बोलता तभी उन्होंने कहा। तुम थक गए हो। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। शायद तुम्हें ज्यादा थकान की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। तुम आराम करो, 4 बज रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैं चुपचाप बगल की बेंच पर लेट गया, लेकिन वो अनजानी छाया मेरे मन में गहराई तक उतर चुकी थी और मैं उस रहस्य को समझने की कोशिश में करवटें बदलता रहा। हेलो। एक हल्की सी आवाज से मेरी नींद टूटी। मेरी आंखों पर अब भी भारीपन था, जैसे सपना और वास्तविकता के बीच का फर्क धुंधला हो गया हो। हेलो, उठिए। आवाज फिर से आई। अरे माँ, सोने दो ना, वैसे भी आज छुट्टी है। तभी अचानक चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे पड़े और शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने झट से आंखें खोली और सामने बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा रही थी। मैंने पहचान लिया, वो प्रियंका थी। उसके बाल पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उसने सफेद रंग का पंजाबी सूट पहना था। मैं बस उसे चुपचाप देखता ही रह गया और मैंने लेटे लेटे ही उसे कहा, अरे इतनी सुबह हमारे घर? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये ना आपका घर है ना ही मेरा, ये हॉस्पिटल है। तभी उसके हाथ पर सफेद पट्टी चिपकी हुई थी और फिर कुछ याद आ गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए अंदर बेड पर आराम कीजिए। नर्स, इन्हें कमरे में ले जाइए। उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है। नर्स ने रिपोर्ट चेक करते हुए कहा। क्या डिस्चार्ज? हाँ नर्स ने कहा और वो दूसरे पेशेंट को देखने चली गई। हाँ, डिस्चार्ज मिल गया है मुझे। अब हम घर जा रहे हैं। प्रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, लेकिन प्रिया की हालत में जो बदलाव दिखाई दे रहा था वो साफ साफ बता रहा था कि वो अब पहले जैसी नहीं है। उसके पिता मेरे पास आए और बोले, चलो, रिक्शा आ गई है। तुमने बहुत मदद की है, हमारे कारण तुम्हें बहुत परेशानी हुई। मेरा ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। मैं बिल्कुल चकित था। एक लड़की जो रात भर आईसीयू में थी, अब वो इतनी जल्दी ठीक होकर घर जा रही थी और ये सब बहुत सलीके से हो रहा था। अस्पताल के कर्मचारी और नर्स सब उसके जैसे परिचित थे। प्रिया के पिता काउंटर के पास खड़े बिल चुका रहे थे, तो उसकी माँ और मैं वही खड़े प्रिया को देख रहे थे। प्रिया, चलो बेटा। उसके पिता ने फिर से आवाज दी। नर्स को बाय कहकर वो चली आई। अब सवाल तो बहुत थे, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा था। कल आप इतनी गंभीर हालत में थी और अब कुछ ही घंटों में इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? बाद में बताऊंगी। आपका नंबर दीजिए। वैसे भी हम लोग एक ही इलाके में रहते हैं। आपने हमारी बहुत मदद की है। काफी एहसान है हम पर। मदद? एहसान? कैसी बात कर रही है आप? मैंने सामान्य लहजे में पूछा। तभी प्रियंका की माँ ने कहा, तुम नहीं समझोगे। जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे, वहां जब ऐसा कुछ होता तो पड़ोस के लोग दरवाजे के कीहोल से प्रिया की हालत देखते, हमारी परेशानी देखते थे, लेकिन कोई मदद करने नहीं आता था। आस पड़ोस की बात तो दूर की है, प्रिया की हालत की वजह से खून के रिश्ते भी हमसे दूर हो गए हैं। हालत? मैं कुछ समझा नहीं। माँ कुछ बोलती, लेकिन प्रिया ने बात काटते हुए कहा, चलो, रिक्शा आ गई है। वे रिक्शे में बैठकर घर के लिए निकले और मैं अपनी बाइक पर जाने लगा, लेकिन इस हड़बड़ी में प्रिया का नंबर जरूर याद रख लिया था।